वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट वे टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स के जो एक क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं उनको किस तरह के डिफरेंट तरीक़ों से उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। लास्ट वीडियो जो हम पहले मैंने बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कंस्ट्रक्टर्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर्स को कैसे, कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, वो हमने वहाँ पे देखा था। आज आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट तरीके देखेंगे जिसमें हम डेटा को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में कि इनिशियलाइजर लिस्ट क्या चीज़ होती है। इनिशियलाइजर लिस्ट भी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप सपोज करें मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए, उसके डेटा मेंबर्स हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के नाम से। और जैसे ही फंक्शन ये आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में देखें दो पैरामीटर हैं v1 v2 और उनको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन की हुई हैं। v1 को भी ज़ीरो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की है, v2 को भी ज़ीरो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन यहाँ पे देखें जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी है वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यू 1, ये जो आपके पास सबसे पहला है, ठीक है, उसको हमने v1 दे दिया, यानी कि ये जो मेरे पास v आया v1 है। वैल्यू 2 को क्या असाइन कर दिया, v2। ये जो तरीका होता है इनिशियलाइजेशन का, इसको कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। हम काफ़ी इसके होते हैं कि हम क्यों मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम क्यों नहीं कर लेते। देखें, एक चीज़ तो ये है कि ये डिफरेंट तरीका है, ठीक है, कोडिंग का एक डिफरेंट वे है जिसमें आप वहाँ पे भी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं यूज़ करना, कुछ लोग कंस्ट्रक्टर को प्रेफर करना, उनकी कोडिंग का स्टाइल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस जगह पे आपको ज़रूरी हो जाता है कि आपने इनिशियलाइजर लिस्ट ही यूज़ करनी है, उसके बगैर काम नहीं होता। वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें वहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो बकिया चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जैसे इनिशियलाइजिंग कांस्टेंट जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए आप इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट डेटा मेंबर जो होते हैं। और इसी तरह आपके पास अगर रेफरेंस टाइप्स का डेटा मेंबर है तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए भी आप इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सारी इसकी डिटेल इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताऊंगा। और उसके बाद मेंबर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं क्लास के अंदर, मेंबर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रखते, उनको इनिशियलाइज करने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जब हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी तरह बेस क्लास के जो डेटा मेंबर्स होंगे उनको इनिशियलाइज करने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनिशियलाइजर लिस्ट। ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में जब हम बेस क्लास पे पहुंचेंगे इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर, वहाँ पे हम इसको डिटेल डिस्कशन वहाँ पे होगी इसकी। और कुछ चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस रीजंस, यानी कि इनिशियलाइजर लिस्ट की ये परफॉर्मेंस बेहतर कैसे देती है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है वो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी नहीं है। उनका ताल्लुक इन दो चीज़ों के साथ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। अब हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, जल्दी से मैं ज़रा इस क्लास के बारे में बता देता हूँ। ये मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं मेरे पास, एक नेम और एम्प्लॉय कोड, ये दोनों प्राइवेट हैं। और ये मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इनको पास कर दी, ए बी सी मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया, इसको मैंने असाइन करवा दी वैल्यू ए, इनिशियलाइज़ करवा ज़ीरो इनिशियलाइज़ करवा दिया एम्प्लॉय कोड को। इसी तरह ये मेरे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो पैरामीटर है, नेम और एम्प्लॉय कोड। तो ये दोनों मैंने नेम को मैंने नेम के अंदर इनिशियलाइज़ करवा दिया, एम्प्लॉय कोड को मैंने एम्प्लॉय कोड के अंदर इनिशियलाइज़ करवा दिया। अच्छा, यहाँ पे ये दिस के साथ, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने।
क्योंकि ये क्या काम करता है, अगर मैं ये कुछ ऐसा करता, ये दिस ना लगाता, तो यहाँ पे देखें कंपाइलर जो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि ये जो नेम है और आपकी क्लास का जो डेटा मेंबर है, इन दोनों में फ़र्क नहीं रहता। यानी कि क्लास का जो डेटा मेंबर है मेरे पास, वो भी नेम है, उसका वो भी उसका जो वेरिएबल है वो भी नेम है, सेम स्पेलिंग है, और ये जो लोकल वेरिएबल है ये भी सेम स्पेलिंग है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ये जो नेम है ये मेरी क्लास का डेटा मेंबर है, और ये जो नेम है ये मेरा लोकल वेरिएबल है जो कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर है। अब मैंने क्या करना है, ये जो नेम है मेरा डेटा मेंबर का, इसको मैं कैसे करूँगा, मैं एक दिस एक पॉइंटर होता है, ये क्या काम करता है, दिस पॉइंटर जो इसी क्लास का एक पॉइंटर होता है दिस, ये क्या काम करता है, इसी क्लास के जो मेंबर्स फंक्शंस होते हैं या डेटा मेंबर्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करता है। जब आपने इस नेम के साथ दिस इस तरह डिफ़ाइन कर दिया, ये इसका मतलब है कि ये जो पॉइंटर है, ये जो नेम को पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली इसी क्लास का नेम है, इसलिए मैंने ये काम किया। क्लियर, एक बात ये। दूसरी बात ये, आपको कुछ समटाइम आप ऐसा भी करते हैं, लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ आपके सामने, मैं यहाँ पे सेटर फंक्शन कॉल करते हूँ, सेट नेम, वहाँ पे नेम पास कर दिया मैंने, अब वही काम है, वही सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, सेटर फंक्शन कॉल कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेटर फंक्शन कॉल कर दिया। ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर सेटर फंक्शन कॉल करते हैं तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस होती है। उसकी रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है, अगर आपने कोई चेक एंड बैलेंस लगाना है, यानी कि चेक लगाने हैं, तो वो आप अपने सेटर फंक्शन के अंदर लगा सकते हैं। यानी कि मैं अगर चेक लगाता हूँ कि नेम जो है वो एक प्रॉपर उसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, नेम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने स्टार्ट के अंदर 1 इंटर कर दिया, किसी ने स्टार्ट के अंदर 2 इंटर कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है, नेम होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर चेक मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, इस अपने सेटर फंक्शन के अंदर। तो इसी तरह इम्प्लाई कोड है, जैसे इसके सेटर के अंदर मैं ये चेक लगा सकता हूँ कि किसी का, ये जो इम्प्लाई कोड है मेरे पास, किसी का इम्प्लाई कोड नेगेटिव ना हो, यानी कि माइनस में कोई वैल्यू ना आए, तो ये चेक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो जब ये चेक मैं अपने सेटर फंक्शन के अंदर लगाऊंगा, तो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना था, आप बेहतर ये होता है कि आप यहाँ से सेटर फंक्शन कॉल कर दें, ताकि ये जो नेम यहाँ पे इनिशलाइज होगा ये बाकायदा एक प्रॉपर फंक्शन में जाके इनिशलाइज हो, तो वहाँ पे चेक भी हो जाएगा, चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा कि ये वाकई प्रॉपर नेम है। इसी तरह अगर आप इसको इम्प्लाई कोड को फंक्शन में कॉल कर देते हैं, तो फंक्शन के अंदर जाके आपने चेक भी लगाए होंगे कि ये जो इम्प्लाई कोड है ये माइनस तो नहीं है, मतलब ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर बेहतर जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है उसमें ये होता है कि आप फंक्शन के अंदर भी क्या करें, सेटर कॉल करें। क्योंकि उसकी एक और वजह भी ये होती है कि कल को आपको इम्प्लाई कोड चेंज करना होता है, तो आपको सेटर फंक्शन के अंदर तो ये चीज़ें रखनी पड़ती ही हैं कि सेटर फंक्शन के अंदर आपने वो चेक लगाए हैं। तो बेहतर यही होता है कि जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आपने उनको असाइन करनी है वैल्यूज़, इनिशलाइज करनी है, तो वहाँ पे भी आप बाकायदा चेक्स लगाएं। तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर में दोबारा चेक्स क्यों लगाएं, आपने सेटर फंक्शन के अंदर चेक लगाए होते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल उसको क्या कर दें, सेटर फंक्शन को कॉल कर दें। ये दोबारा चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेटर फंक्शन के अंदर भी चेक लगाएं, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी चेक लगाएं सारे। तो बेहतर यही होता है कि आप यहाँ से सेटर फंक्शन कॉल कर दें। ओके, इसी तरह ये मेरे पास गेटर फंक्शन है, तो डिस्प्ले का फंक्शन है। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर भी ये देखें, मैंने गेट नेम का फंक्शन कॉल किया और गेट इम्प्लॉय कोड का फंक्शन कॉल किया। ये वही काम करता है कि यानी कि गेट नेम के फंक्शन ने क्या करना है, वहाँ इसी क्लास के फंक्शन गेट नेम को कॉल करना है, वहाँ से नेम रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह ये कोड रिटर्न हो जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास है इम्प्लॉय वन। यहाँ पे कोई भी मैंने आर्गूमेंट पास नहीं किया, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया, तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कौन सा होगा, ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसके लिए। और नेम के अंदर ABC आ जाएगा, इम्प्लाई कोड 0 हो जाएगा।
जब आप इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे तो आप देखेंगे कि नेम जो होगा वो ABC और इम्प्लाई कोड जो होगा वो 0 डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसी तरह ये दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इम्प्लाई2, वहाँ पे नेम मैंने पास कर दिया वहीद वकार और वहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया इम्प्लाई कोड। ये जब दोनों चीज़ें मैंने पास की तो ये जाके देखेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना मैंने। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें नेम के अंदर क्या आ जाएगा वहीद वकार और इम्प्लाई कोड के अंदर क्या आ जाएगा 1। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेटर फंक्शन कॉल होगा और नेम इस फंक्शन के पास जाएगा तो नेम इसको असाइन हो जाएगा, इसी तरह इम्प्लाई कोड असाइन हो जाएगा। क्लियर? ये जो चीज़ें थी ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इम्प्लाई1 ABC और 0, इम्प्लाई2 वहीद वकार 1। ये जो चीज़ें थी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं कुछ चीज़ें नई बताना चाहता हूँ कि जो कि C++ के अंदर नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पे भी इनिशलाइजेशन, आप डेटा को इनिशलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज करें XYZ और यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया मैंने, सपोज मैं यहाँ पे इनिशलाइज कर देता हूँ 10 समझाने के लिए। अब ये देखें, ये जो क्लास है, ये जो नेम आपने, ये जो क्लास होगी उसके नेम के अंदर आपने जैसे ही डिक्लेयर किया, यानी कि नेम डिक्लेयर हो रहा है तो उसके साथ ही उसको इनिशलाइज कर रहे हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशलाइजेशन कर रहे हैं। ये भी डिक्लेरेशन के साथ भी इनिशलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं करते, अगर आपने ये नहीं किया, यानी कि इम्प्लाई कोड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या होगा, आप ये देखें तो क्या होगा जब ये आपका फंक्शन कॉल होगा, जब आप ये एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं मैंने दी, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू, इसको जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये जो मैंने पहले डिफ़ाइन की हुई है यहाँ पे, यानी कि नेम और इम्प्लाई कोड में 10 और नेम में XYZ डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी इम्प्लाई2 के लिए वैसा ही होगा, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इम्प्लाई2 के लिए पहले यही वैल्यू असाइन हो जाएंगी उसको इम्प्लाई2 में, लेकिन जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो पैरामीटराइज में कंस्ट्रक्टर में जो मैंने वैल्यू खुद पास की होंगी वहाँ पे वही वहीद वकार और इम्प्लाई कोड पास किया होगा, फिर ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ओवरराइट। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी वहाँ पे इसको ओवरराइट कर देंगे। क्लियर? ओके, अब इसको ज़रा रन करके देख लें। ये देखें इम्प्लाई1 के लिए XYZ और 10, इम्प्लाई2 के लिए जैसे जो मैंने वैल्यूज़ पास की थी वो। क्लियर? इस तरह आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ इस तरह भी दे सकते हैं। ओके, और एक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, यानी कि वो एक जनरल सा कंस्ट्रक्टर होता है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए भी काम करता है और पैरामीटराइज के लिए भी काम करता है। उसको कैसे लिखते थे उसको मैं ज़रा आपको लिखना बता देता हूँ। ये इस फंक्शन को आप ख़त्म कर दें क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ABC, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको 0 असाइन कर देता हूँ। अब ये देखें ये जो कंस्ट्रक्टर बना है ये कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये दोनों काम करेगा, डिफ़ॉल्ट का काम भी करेगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम भी करेगा। कैसे, ये देखना, जैसे EMP1 यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने अगर पास नहीं की तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं लिखा हुआ मैंने, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ ये, तो ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और नेम में ABC चला जाएगा और कोड के अंदर 0 चला जाएगा। यानी कि ये वैल्यूज़ अब असाइन नहीं होंगी उसे, अब फाइनली उसको क्या वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी, ये ABC और 0 वैल्यूज़। आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं।
ये देखें ए बी सी और ज़ीरो। अब एक्स वाई जी वैल्यू उसको असाइन नहीं हुई। इसका मतलब क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने लिखा है यानी कि, तो उसके अंदर जो वैल्यू दी होंगी वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएंगी, ना कि फिर ये वाली वैल्यू असाइन होंगी। एक बात। दूसरी बात, जब आपने ये देखें EMP2 का आपने कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें ये यही वाला जो मैंने अभी बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि डिफ़ॉल्ट के लिए भी काम करता है, पैरामीटराइज के लिए भी काम करता है। जब आपने दो वैल्यू पास कर दी तो क्या होगा, तो ये होगा नेम के अंदर फिर जो वैल्यू आपने पास की वो वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, ये ए बी से नहीं आएगी, फिर वो वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कौन सी वैल्यू आपने वहाँ से पास की, वहीद वकार, नेम के अंदर वहीद वकार आ जाएगा, एम्प्लॉई कोड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नेम वहीद वकार असाइन हो जाएगा, एम्प्लॉई कोड क्या असाइन हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन में चले जाएगी वैल्यू उसकी 1 चली जाएगी। तो आपने ये देखा, जब आप ये काम करेंगे तो आपने अभी रन करके देखा था, तो ये वहीद वकार और 1 वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये था डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे वैल्यू को इनिशलाइज करने का। अब यहाँ पे वैल्यूज़ बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को इनिशलाइज करें, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बताना था ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो। अभी हम करने जा रहे हैं जो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इनिशलाइज़र लिस्ट के बारे में। अब देखें इनिशलाइज़र लिस्ट कैसे काम करती है। यहाँ पे मैंने सिंपल ये काम करना है, नेम में मैंने नेम पास कर दिया, उसके बाद एम्प्लॉई कोड, उसमें मैंने EMP कोड पास कर दिया। अब जब मैंने ये किया, यानी कि जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, ये देखें कंस्ट्रक्टर के सामने ही मैंने एक लिस्ट बना दी। इस लिस्ट को कहते हैं इनिशियलाइज़र लिस्ट। ये क्या काम करती है, ये वही काम करती है जो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये वही वाला काम करती है। अब बेशक आप इसको क्या कर दें, इसको आप यहाँ पे हाइड कर दें, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दें, यहाँ पे आप इसको अपने कोड से निकाल दें। तो ये अब इसको ज़रा रन करके देखें, देखें वही वाला काम जो आपने पहले किया था। कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर आपने वैल्यूज़ दी थी, लेकिन अब वो वाला काम आपने यहाँ पे नहीं किया, कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर नहीं किया, आपने कहाँ पे किया, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू किया है। तो आपके सामने ये रिज़ल्ट वही सेम है, यानी कि मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से भी वो काम कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर भी आप वो काम कर सकते हैं। आप इवन के यहाँ पे ये चीज़ें डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, आप यहाँ पे भी ये चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो आपकी वैल्यू वही असाइन हो जाएगी जो आपने वहाँ से भेजी होगी। अब इसी तरह ये देखें, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू जो डिस्प्ले के फंक्शन ने कॉल की थी वो, फिर इसी तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसकी वैल्यू, फिर डिस्प्ले का फंक्शन जो हमने वहाँ पे मेन के अंदर किया हुआ था उसने वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये वैल्यू आपकी इनिशलाइज हो चुकी है मेंबर इनिशलाइजेशन लिस्ट के थ्रू, तो यहाँ पे आपको इनिशलाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक तरीका ये है जो हमने मेंबर इनिशलाइजेशन लिस्ट के थ्रू देखा। अब हम वो चीज़ें देखेंगे कि जिसके लिए मेंबर इनिशलाइजेशन लिस्ट हमें ज़रूरी थी, यानी कि बनाना ज़रूरी थी। मैं मेंबर इनिशलाइजेशन लिस्ट को फ़िलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मैं वही वाला काम यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को ख़त्म करके इसकी तरफ मूव करता हूँ, ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या कर यहाँ पे कॉन्स्ट, अब जी जैसे ये मैंने कॉन्स्ट लिखा यहाँ पे, तो ये वैल्यू असाइन कर, कहता है कि मैं वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कांस्टेंट वैल्यू के लिए वैल्यू इनिशलाइज नहीं करूँगा।
ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये कंस्ट्रक्टर हमारा काम नहीं करता। अब यहाँ पे ज़रूरी हो गया है कि हमने इनिशियलाइज़र लिस्ट यूज़ करनी है। उसके लिए हमें इनिशियलाइज़र लिस्ट बनानी पड़ गई। अब मैं वो इनिशियलाइज़र लिस्ट आपको यहाँ पे बना सकता हूँ, यानी कि ये दोनों अगर मैं इनिशियलाइज़र लिस्ट बना दूँ तो भी ठीक है। लेट्स सपोज मैं नेम के लिए भी बना देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बना ही रहा हूँ तो मैं नेम के लिए बना देता हूँ, और मैं EMP कोड के लिए भी यहाँ पे इनिशियलाइज़र लिस्ट बना देता हूँ, EMP कोड। अब ये देखें, जैसे मैं ये इनिशियलाइज़र लिस्ट बनाई तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनको ख़त्म कर देता हूँ। और अब ये जो है एम्प्लॉई कोड, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जब आपने कांस्टेंट कर दिया तो ये जस्ट जो भी वैल्यू इसके अंदर इनिशियलाइज होगी वो कांस्टेंट बन जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप चेंज नहीं कर सकते तो आपको सेटर फंक्शन के अंदर जाके भी इजाज़त नहीं देता कि अपनी इस वैल्यू को दोबारा चेंज करो, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे ये मॉडिफाई नहीं कर सकते इस वैल्यू को। जो आपने कांस्टेंट वैल्यू रखी होती है वो एक दफ़ा जो वैल्यू दे दी उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट होती है। और इसलिए ये यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आमतौर पे तो यही होता है ना कि सेटर फंक्शन कॉल करो, अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो सेटर फंक्शन कॉल करो, चेंज कर दो। लेकिन कांस्टेंट के लिए वो चीज़ वो चेंज नहीं कर सकते आप। एक दफ़ा जो आपने इनिशियलाइज़ करवा दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इसके लिए फिर आपको सेटर फंक्शन भी ख़त्म करना होगा। नेम का देखें, नेम आपका कांस्टेंट नहीं था तो नेम का सेटर फंक्शन वैसा ही है। नेम को आप अपडेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो आपने ये भी देखा। अब आप इसको बेशक रन करके देखें, वैसे ही आपका काम हुआ, वैसे ही आपका यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू। अगर मेंबर इनिशियलाइजेशन आप लिस्ट यहाँ पे नहीं बनाते तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होना था, क्योंकि एरर आ रहा था। इसलिए एक चीज़ तो आपने देखी कि मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट इसलिए भी ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना जब हमें कांस्टेंट वैल्यू को देना होता है। एक तरीका ये भी होता है, आप यहाँ पे भी वैल्यू देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी कांस्टेंट की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो बेहतर है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू ही दें, ओके। तो एक कॉन्सेप्ट ये था, ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, यानी कि कांस्टेंट डेटा के लिए मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट जो है वो ज़रूरी है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, यानी कि रेफरेंस टाइप के लिए कैसे ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, यानी कि रेफरेंस बनाता हूँ, ठीक है। और नाम भी उसका मैं क्या देता हूँ, रेफरेंस नाम दे देता हूँ। तो इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ज़ाहिर है वो मेरा एक डेटा मेंबर था, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ रेफ के नाम से, और लिस्ट के अंदर भी मैं क्या कर दूंगा रेफ, यहाँ पे रेफ पास करता हूँ, ठीक है। तो अब ये एरर क्यों आया, पहली बात तो ये इस एरर को समझें। एरर इसलिए आया क्योंकि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम को दी है और इम्प्लॉय उसके बाद जो भी आपके पास ये पैरामीटर्स होंगे इन सब को डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देना पड़ेगी। अगर आपने नेम को पहले पहले पैरामीटर को अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी तो अगले पैरामीटर्स को लाजमी देना होती है, अगले पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाजमी देना होती हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पे है इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मैं दे सकता, तो इसलिए एरर आ रहा है कि इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देता, मैं इसको यहाँ से उठा के वैसे ही यहाँ पे पहले ले आता हूँ। अब ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी मैंने, उसके बाद जो पैरामीटर है उसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। इससे पहले अगर मैं दूं या ना दूं उससे कोई मतलब नहीं होता। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी होती है किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज के अंदर आपने अगर वैल्यू दी होती है डिफ़ॉल्ट,
तो आप क्या करते हैं, जो आपने पहले को दे दी तो उसके बाद आने वालों को भी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ एरर आ जाता है अगर आपने यानी कि नेम को दे दी और उसके बाद वाले को ना दी तो एरर आता है। ठीक है, आप ऐसा करें, अगर आपने किसी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देनी तो आप उसको सबसे पहले लिख दें, जैसे मैंने ये लिखा, तो उसके बाद वालों को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें, जैसे मर्ज़ी दें, फिर एरर नहीं है। अब ये काम क्या करता है, ये एक रेफरेंस है, ये जस्ट क्या करेगा, पॉइंट करेगा, यानी कि एड्रेस को पॉइंट करेगा, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा। वो बेसिकली वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, सपोज करें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 10 पड़ा है, ओके। और ये इम्प्लाई का फंक्शन जब कॉल करूँगा, अब ये देखें एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब मैंने डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था उसमें ये जो रेफरेंस है ये एक ऐसा रखा हुआ है जिसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई मैंने। तो ये जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी तो आपका ये कंप्लीट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इसके लिए कम अज़ कम एटलीस्ट इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से आर्गूमेंट पास करना होगा। ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं, लेकिन इसके लिए मुझे कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करना होगा। वो कौन सा आर्गूमेंट पास करना है, वो वही वाला आर्गूमेंट पास करना है जो मैंने यहाँ पे var लिखा, ठीक है। अब आप इस var की वैल्यू जब आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो var यानी कि ये जो var आपका वेरिएबल बना होगा, ये इसका एड्रेस किसको असाइन हो जाएगा, ये जो रेफर है ये बेसिकली उस var जो आपने बनाया है मेन के अंदर, ये उसी की मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देगा, यानी कि उसका एड्रेस अपने पास लेगा। ये कोई अलग से यहाँ पे कॉपी नहीं बनेगी। डिफ़ॉल्ट बाय वैल्यू और डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस होता है, सॉरी पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अलग से कॉपी नहीं बनती। उसमें होता क्या है, ये जो आपका है ये बेसिकली इसको पॉइंट करना शुरू हो जाता है, इसके एड्रेस को एक्सेस करना शुरू हो जाता है जो कि यहाँ पे बना होता है, ओके। ये चीज़ हो गई। अब इसके लिए भी ज़ाहिर है ये एरर भी आ रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या पास करना होगा, var पास करना होगा, तब ये एरर ख़त्म होगा। क्योंकि ये देखें var पास किया, ये पहले आर्गूमेंट जो आपने दिया हुआ, ये रेफरेंस जो है ये अब उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, उसकी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा जो var है, और नेम के अंदर वहीद वकार चला जाएगा और इम्प्लाई कोड के अंदर 1 चला जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, जो रेफरेंस है सी आउट करके, सी आउट रेफ, इसके लिए आप उसका सेटर फंक्शन गेटर फंक्शन भी बना सकते हैं, ओके। एंड डबल दे दिया, क्लियर। आप इसको रन करें, ये देखें ABC इम्प्लाई कोड 0 और ये देखें ये 10 क्या है, ये बेसिकली 10 आपका जो मेन के अंदर आपने वेरिएबल बनाया था 10 जिसको असाइन किया था आपने, ये वही वाले 10 की वैल्यू है। इसी तरह ये देखें ये भी 10, ये वही वाले 10 की वैल्यू है। ये अलग से आपने क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर नहीं बनाया, बल्कि क्लास के अंदर जस्ट आपने एक रेफरेंस बनाया था जिसका जस्ट यही काम होता है। इस रेफरेंस का जस्ट ये काम था कि ये जो मेन के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है, ये जो मेन के अंदर आपके पास वेरिएबल है इसको रेफ़र करना, यानी कि इसके एड्रेस को एक्सेस करना। ये अलग से कोई क्या होगा, ये रेफ़र जो होगा आपने रेफ बनाया है, ये अलग से कोई मेमोरी नहीं लेगा, ये उसी मेमोरी को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ओके। अच्छा, ये काम करने के लिए भी आपको क्या मेंबर इनिशलाइज़र लिस्ट बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम आप कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं कर सकते। आप करके देख लें, आपने प्रैक्टिस के तौर पे आप ये चीज़ें करके भी देखा करें कि ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आप ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करके देखें और फिर इसको इनिशलाइज़ करके देखें कंस्ट्रक्टर में। अगर नहीं होता तो फिर आप मेंबर इनिशलाइज़र लिस्ट के थ्रू आप इसको करके देखें। तो ये कि मैं यहाँ पे करके देखेंगे तो ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा,
रन होगा। क्लियर? अगर आप ये जो चीज़ें होती हैं जैसे कांस्टेंट है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट बनाना। रेफरेंस कोई डेटा मेंबर्स है, उसके लिए ज़रूरी है मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट बनाना। अगर ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट बनाएं, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वो चीज़ बना सकते हैं और मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट के अंदर भी वो चीज़ें बना सकते हैं। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो कि मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट का था। उसमें हमने ये भी देखा कि मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट कैसे बनती है और किन किन जगह पे मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट ज़रूरी होती है, ये भी हमने देखा। कुछ 2 पॉइंट जो बाकी रहते हैं वो यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे उनको क्लियर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना होंगे, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे तब। तो आज के लिए यही था कि मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट क्या चीज़ होती है, उसके थ्रू आप इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं डेटा मेंबर्स को, वो आपने देखा। और इसमें आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। आप ये दोनों काम दोनों तरीक़ों से करके देखें, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी करें, मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट को भी यूज़ करें, और आप ये यहाँ पे काम करके भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस के बगैर आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते, पहली बात। दूसरी बात, एरर जब आता है तो आपकी लर्निंग होती है। जब एरर आता है घबराया नहीं करना कि एरर आ गया मैं अब क्या करूं। तब एरर जब आता है तो आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है कि आपको उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट जगह पे जाके सर्च करना पड़ता है, ये एरर क्यों आया। तब आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिलता है। जब आप एरर रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है उस एरर के रिलेटेड कि वो एरर क्यों आता है, उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।